देखिए भाई, 3 सोलेनोइड कॉइल्स, सेम डायमेंशंस हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं एंड सेम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है। तो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला, देखिए ये रहा। किसी इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए एल। क्या लिख लेता हूँ, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये अपन ने सोलेनोइड में जब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, तब भी अपन एन को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, याद रखना चाहिए, बात है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। उसके बाद क्या बोला गया है, तो सेम डायमेंशंस हैं, एल ए सबके लिए सेम है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, coil 1 with inductance L1 was wound using a Mn wire of resistance this. Coil 2 of inductance L2 was wound using a similar wire, but the direction of the winding was reversed in each layer. Okay. And coil 3 with inductance L3 was wound using a superconducting wire. The self inductance of the coils are. ये आपसे पूछा गया है। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। और इंडक्टर का काम क्या होता है? जब इंडक्टर में करंट आप फ्लो कराते हैं, तो ये क्या करता है, करंट को रेजिस्ट करता है सबसे पहले, है ना। धीरे धीरे इसमें करंट इंक्रीज होती है। अगर ये सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टर का मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो रहेगा तो ये हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम ही ना करे, एक इंडक्टर की तरह काम ही ना करे, ये सारे के सारे करंट को, क्योंकि सुपर कंडक्टर है, सीधा सीधा फ्लो करा दे, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे वो करंट के लिए प्रोड्यूस ही ना करे। तो ये बात यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है कि सुपर कंडक्टर की वजह से ये चीज यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका बी, कि हो सकता है यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसका सेल्फ इंडक्टेंस जीरो ले लिया जाए, और जो इंडक्टेंस इन दोनों का है उसमें कॉइल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉइल की वाइंडिंग की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, उससे उसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट उससे इंडक्टेंस पे उसके फर्क नहीं पड़ेगा। सो सर मैं कह अगर सकता मैं हूँ। सर बता L2 के शिव। अंदर उन लोगों ने L2 के अंदर उन लोगों ने कहा कि हर एक लेयर के अंदर उन लोगों ने वाइंडिंग की डायरेक्शन चेंज किया, मतलब कि पहली लेयर ने जो डायरेक्शन दी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो दूसरी लेयर ने उसको ही रेजिस्ट कर दिया होगा, फिर तीसरी नहीं, लेयर ने दूसरी इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि L2 was wound using the similar wire, but the direction of winding was reversed in each layer. मतलब यहाँ जो वाइंडिंग है डायरेक्शन, यहाँ जो डायरेक्शन है वाइंडिंग की फर्स्ट वाले से रिलेटेड, उससे यहाँ कंपेयर किया गया L2 में। L1 सिमिलर वायर ऑफ L1, L2 की बात हो रही है, सिमिलर वायर किससे, L1 से। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ वाइंडिंग वाज रिवर्स्ड इन ईच लेयर, मतलब L1 में जो डायरेक्शन है उससे रिवर्स कर दी गई है यहाँ पे। तो आप अगर ऐसा मान के चलते हो कि L1 में सारी क्लॉकवाइज थी, या फिर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप L1 में मान रहे हो उसका जस्ट अपोजिट L2 में किया गया है। तो जो L1 में था उससे सिमिलर ही L2 में आपको मिलने वाला है। ये यहाँ पे है। अगर आप L1 को जीरो कहते हो तो L2 भी जीरो हो जाएगा, अगर आप L1 को कुछ मानते हो तो L2 भी उतना ही मिलने वाला है। दिस इज द थिंग हियर। ये क्लियर है? ओके, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन बी, ये यहाँ से आपको मिलेगा। सुपर कंडक्टर की यहाँ बात थी, इस सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये L3 शुड बी जीरो। फोर्थ, बताइए। बिल्कुल बेसिक फंडे पे क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें आपको।
Sir, second option. Only the elliptical loop. Okay, गलत है ये. क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, इलेप्टिकल, 4 लूप हैं, 4 शेप हैं. All in xy plane are moving out of a uniform magnetic field with a constant velocity. This the magnetic field is directed along the negative z direction. ठीक है, अपन बना लेते हैं यहाँ पे कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है. इसके अंदर से जो सारे लूप हैं ये बाहर की तरफ आ रहे हैं किसी वेलोसिटी v से. The induced EMF during the passage of these loops out of the field region will not remain constant for. किसके लिए कांस्टेंट नहीं होंगे? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब शेप की यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसी कौन सी 2 शेप्स हैं जिनके लिए ये कांस्टेंट नहीं रहने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. बाहर जब निकलता है तो होता क्या है? पहली बात तो यहाँ पे बात की इंड्यूस्ड ईएमएफ की. ई इंड्यूस्ड कितना होता है? -d∅/dt. हम जानते हैं ये बात. d∅, phi is nothing but v into area by dt. तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ v into da/dt. अगर E इंड्यूस्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो B तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर da/dt इज कांस्टेंट देन E इंड्यूस्ड इज कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ये भी कांस्टेंट नहीं है. अब तुम खुद मुझे बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर मैं एक रेक्टेंगल के केस में लिखता हूँ. फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट ऑप्शन. क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अपने को देखना है. एक इलेप्टिकल लूप अगर यहाँ पे है तो वो जब बाहर निकलेगा ना, तो 1 सेकंड में मान लो इतना निकला, अगले 1 सेकंड में इतना निकलेगा, अगले 1 सेकंड में इतना निकलेगा. दिस एरिया इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. जो बाहर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है. दिस लेंथ इज कांस्टेंट क्योंकि सेम वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन ये लेंथ तो इसकी चेंज हो रही है ना हर जगह पे. यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया. ऐसे सर्कल में भी हम कह सकते हैं, सर्कल में भी जब ये बाहर आ रहा है तो पहले इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया. यहाँ भी लगातार चेंज हो रहा है. एरिया जो बाहर आ रहा है पर सेकंड वो चेंज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज इज डिफरेंट हियर, इसलिए ई इंड्यूस इज डिफरेंट इन दीज 2 केसेस. क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखिए. सर बी. Sir, A. ओके, तो इसका जो ऑप्शन आंसर जो दे रखा है वो तो दे रखा है बी. चेक कर लेते हैं इसको. तो metal ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring. अरे तो क्लास का किया हुआ है. With its length along the axis of the ring, the acceleration of the falling magnet. ठीक है, ऐसी एक रिंग रखी हुई है, यहाँ से आप एक बार मैग्नेट को गिरा रहे हैं along the axis. ऐसा इसको आप गिरा रहे हैं. यहाँ पे पूछा गया इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. तो हमने पहले भी बोला था कि क्योंकि ये बार मैग्नेट है, एक अगर रिंग है यहाँ पे, मेटेलिक रिंग से जब ये पास होगा, जब इसके पास में आ रहा है या दूर जा रहा है, कोई भी केस हो, इस केस में इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा. क्योंकि ये एक मैग्नेट है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो इससे पास होने वाला फ्लक्स इसके पास आने से चेंज होगा. जैसे जैसे पास आएगा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स ऐसा चेंज होता है कि वो अपने को पैदा करने वाले रीजन को ही अपोज करता है. कौन सा लॉ था ये? लेंज लॉ. ठीक है, तो लेंज लॉ के हिसाब से इसको अपोज करेगा. अपोज करेगा तो भैया ये रिंग क्या चाहेगी कि तू नीचे मत आ, नीचे मत आ, मतलब इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. जब इस पे नीचे mg लग रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो लेस देन g हो जाएगा. एक्सेलरेशन इज लेस देन g. तो ये अपन आंसर बता सकते हैं बी. एंड सिमिलरली अगर ये केस ऐसा होता, ये नीचे यहाँ होती और इस टाइम पे नीचे अगर गिर रही होती ना, तब भी एक्सेलरेशन इज लेस देन जी. तब भी एक्सेलरेशन इज लेस देन जी. क्यों? तब क्या होता कि ये दूर जा रही है, दूर जा रही है तो फ्लक्स तो तब भी चेंज हो रहा है ना यहाँ से,
और फ्लक्स चेंज होने से रोकना है तो ये रिंग क्या करेगी कि तू दूर मत जा, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, mg इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, अभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। तो ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, दोनों ही केसेस में जो इसका एक्सेलरेशन आता है वो लेस देन g आता है। क्लियर श्रेय, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने किया है, बस थोड़ा सा चेंज क्या है कि रिंग को यहाँ पे आपको बताना है कैसे होगा। सर डी। देवांश कह रहा है डी, और श्रेय? ए ऑप्शन। कह रहा है ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात है श्रेय। देखो यहाँ पे भाई क्या होना चाहिए कि एक नॉर्थ अगर पोल है मैग्नेट का, वो यहाँ पे पास में आ रहा है, एरो दिख रहा है, पास में आ रहा है अपने को। अगर ये पास में आ रहा है तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब नॉर्थ पोल पास में आता है तो रिंग से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा, इट शुड बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। मैंने अभी बताया कि भैया अपोज करेगा उसमें होने वाले चेंजेस को। अपोज करेगा मतलब ये रिंग बोलेगी कि तू मेरे पास मत आ, तू मेरे पास मत आ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। और ऐसा कब हो सकता है, जब ये भी एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे, ताकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करे। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करती है तो एक रिंग के केस में हम कैसे जानते हैं नॉर्थ कैसे होता है। तो अगर ये रिंग है, हम जानते हैं एक मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर चलता है और साउथ पे अंदर आता है। तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग से बाहर की तरफ है, जैसे ऊपर की तरफ निकलता हुआ है, तो हम बोलेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे करंट चल रहा हो उस डायरेक्शन में, जैसा यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिखा रखा है। तभी आप बोल पाएंगे कि हाँ भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। इसलिए ऑप्शन शुड बी ए। क्लियर है देवांश? सर लेकिन इधर भी तो साउथ में ही धीरे जा रहा है धीरे, ना। थोड़ा सा सॉरी धीरे सॉरी बोलना। हाँ सर, इधर भी साउथ में ही जा रहा है ना, तो वो भी साउथ पोल ही बना रहा है। देख यहाँ पे क्या है, साउथ ये है, साउथ पीछे की तरफ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। साउथ अगर दूर जा सर रहा है आगे यहाँ की से, तरफ जा रहे हैं ना दोनों अच्छा नहीं देखा। साउथ दूर जा रहा है ना। हाँ सर सॉरी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए सेवेंथ। Magnetic flux in Weber linked with a coil of resistance 10 ohm is varying with respect to time is this, then the current in the coil at t equal to 1। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो क्या आंसर आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। इसका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। क्या करना पड़ेगा, फाई दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम जानते हैं कि इसमें एक सर्किट है, सर्किट में जो ई इंड्यूस्ड आएगा वो आता है डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन से अपने को कोई मतलब नहीं है। डी फाई बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाई आपको दे रखा है, डिफ्रेंशिएशन आएगा 8t+2। दिस इज इंड्यूस्ड। आपसे पूछा है t इक्वल टू 1 पे, ई इंड्यूस्ड एट t इक्वल टू 1 इज 10 वोल्ट्स। यहाँ से करंट आ जाएगा आपके पास v बाय r, या v इज e इंड्यूस्ड बाय r, 10/10 1 एम्पियर इज योर आंसर। r आपको दे रखा है 10। ये आपका आंसर आ गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए था, क्विक होना चाहिए था।
नेक्स्ट देखिए 8th। कौन सा? श्रेय, श्रेय क्या कह रहा है? आवाज नहीं आई तेरी। हाँ जी बताइए क्या आंसर आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन। 4th। अच्छा सेकंड ऑप्शन। और ओके, सेकंड ऑप्शन क्या बोला है देखो। Two coils are placed close to each other. The mutual inductance of the pair of coils depends upon. Mutual inductance की बात याद करो, हमने दो टाइप से पढ़ा था। अगर दो कॉइल्स ऐसी रखी हुई हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता था, दो कॉइल्स ऐसी रखी हुई हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ होता था, एक के ऊपर एक रख दे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ होता था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से म्यूचुअल इंडक्टेंस बनते थे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। सर ये बात अगर हमें ध्यान एक का सर अगर एक का मतलब मटेरियल अलग है और दूसरा सुपर कंडक्टर है तो फिर तो मतलब गलत हो जाएगा ना। अगर तू ऐसा बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कॉइल्स यहाँ पे होती थी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे लिखते थे? अगर इसमें फ्लक्स फाई 1 है, इसका फ्लक्स फाई 2 है, या लेट्स से इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 जाता था, तो हम बोलते थे कि यहाँ का जो फ्लक्स, इस पे जो फ्लक्स आता है उसमें चेंज होने की वजह से यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि इस I1 की वजह से जो यहाँ फ्लक्स है d∅1/dt, दिस वाज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे ही इसकी वजह से आता था इसमें। हाँ तो ठीक है, तेरी बात ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई और ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो। एक बात है तेरी कि अगर मटेरियल्स डिफरेंट अगर हो जाते, एक सुपर कंडक्टर हो जाता और एक नॉर्मल होता, तो यहाँ हम कह सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे और एक अच्छा ऑप्शन दिख पा रहा है, दिस इज अ सिंगल करेक्ट ऑप्शन, तो आपको यही चूज करना चाहिए। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। क्या आंसर आना चाहिए? सर एक सेकेंड। कैसे कर रहे हो ये वाला? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। ऐसे क्या श्रेय? सर वो पावर की फार्मूला इज इक्वल टू हाफ आई वी, तो फिर उसके अंदर से आई पता है, वी वाले को अंदर 220 प्लस एक्स कर दिया, मतलब एक्स बैक ईएमएफ है, सॉरी माइनस एक्स कर दिया बैक और ईएमएफ उसका है। आंसर ठीक है। द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर है 20 वॉट पावर, यहाँ पर आपको दे रखी है 20 वॉट। इट ड्रॉज अ करंट, करंट आपको दे रखा है यहाँ पे 1.5 एम्पियर्स
एंड यहाँ पे आपको दे रखा है कि कितने पोटेंशियल पे चलती है, 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस पे चलती है। तो वैल्यू ऑफ द बैक ईएमएफ आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, इसने जो किया है वी स्क्वायर बाय आर, या अपन यहाँ पे वी आई है तो पावर वी आई कर सकते हैं। v को आपने लिखना पड़ेगा 220 माइनस दैट v, जो बैक ईएमएफ अपने को निकालना है। बैक ईएमएफ यही होता है कि जो अपोज करे उसको, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पे लगा रखा है उसको अपोज करता हुआ एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जो बैक ईएमएफ यहाँ पे आ रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय आई आपको दे रखा है यहाँ पे, और पावर आपको दे रखी है यहाँ पे। आप अपना आंसर यहाँ से बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, सर फर्स्ट ऑप्शन। 10th का नहीं, नहीं फोर्थ, सॉरी थर्ड ऑप्शन, थर्ड थर्ड थर्ड, सॉरी कौन सा? थर्ड थर्ड फोर्थ फोर्थ वन। ये भी गलत है। और यहाँ पे ना स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग है ये, क्वेश्चन में लिखा सही है, डायग्राम में गलत बना रखा है। दिस इज अ स्ट्रिंग। एल लेंथ की रॉड है और 12 लेंथ की स्ट्रिंग है। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। कैसे किया मून? सर इंडिकेट कर दिया 12 से 3L तक। अच्छा, और हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते थे? सर वो मतलब स्ट्रिंग का नहीं गिनेंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूला में तो मतलब सेंटर से होता है, इसमें सेंटर से नहीं 12 डिस्टेंस से गिनेंगे। ठीक है, सेंटर से मतलब उस पॉइंट से अपने को डिस्टेंस हमेशा लेनी चाहिए, यही बात यहाँ पे थी कि जो सेंटर है वहां से अपन हमेशा इसको लेके चलते हैं। ओके, सो अब अगर यहाँ से आपसे पूछा गया था कि 2L, ठीक है, might rotate with an angular speed omega on a horizontal table with one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod is, ये आपसे पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, जैसे आप जहां जिस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है वहां से अपन इसको हमेशा चेक करेंगे। तो अगर यहाँ पे रॉड है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं x पे जाके एक dx का एलिमेंट लेता हूँ और इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ देखता हूँ कि कितना आ रहा है, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, इस dE को मैं फाइनली इंटीग्रेट करूंगा, ये मेरा हिसाब रहेगा। तो dE कैसे निकलेगा? dE कितना ये एरिया बन रहा है यहाँ पे, दिस एरिया, हमें क्या चाहिए बेसिकली, फ्लक्स, कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स क्रॉस करेगा इस पूरे एरिया में इस एलिमेंट के लिए, एंड दिस इज x। तो यहाँ से कितना आप बता सकते हो क्या होता है आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ? बीवीएल कर लो या तो सीधा बवाल कर लो। सो बीवीएल कर लो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो भी काम हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड फ्लक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा कर लो। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बीवीएल तो डीई हम लिख सकते हैं बी, तो ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये पूरा ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी ओमेगा एक्स, वी इक्वल टू ओमेगा आर से वेलोसिटी आ गई ओमेगा एक्स। दिस इज द वेलोसिटी एंड लेंथ ऑफ दिस इज एक्स dx, लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट इज dx। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, तो ये लेंथ है 2L से 3L तक। दिस शुड बी योर इंटीग्रेशन। करिए, देखिए क्या आता है। बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 तो इधर ले लिया, 3L का स्क्वायर माइनस 2L का स्क्वायर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो अंदर आया 9 माइनस 4 5, 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस इज डी, ये आपको आंसर मिलेगा। तो श्रेय, तूने जब ये आंसर दिया 4, क्या सोच के दिया? क्या सोच के जवाब दिया था तूने ये? ऑप्शन सी। अच्छा,
अच्छा ठीक है, तो बेसिकली जब आप एक रॉड की बात करते हो और वो रॉड अगर यहाँ से हिंज्ड है तो इसके लिए आप लिखते थे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ऐसा करते थे। लेकिन इसी रॉड को अगर आप यहाँ बीच से हिंज कर देंगे तो आपका आंसर फिर से चेंज हो जाता था। तो हमेशा हिंज पॉइंट से डिस्टेंस देखी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है काफी। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं बताऊं? शाह कहा गया। करो करो। सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मून। कैसे किया? सर वो क्या बोलते हैं, टी के टर्म्स में दोनों फील्ड और वो होगी, या फिर फील्ड और एरिया दोनों टी के टर्म्स में आ गया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो बस ठीक है, इक्वल बिल्कुल टू आया। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, यही करना है। इसमें आपको एरिया टी की टर्म में लिखना है, बी तो आपको दे ही रखा है ऑलरेडी टी की टर्म में, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिगर शोज अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दैट कैन स्लाइड ऑन अ स्मूथ यू शेप। ये एक है जिस पे ये इस पे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम पर मीटर, इस पूरे का रेजिस्टेंस इज 1 ओम पर मीटर। पोजीशन ऑफ द कंडक्टिंग रॉड एट टी इक्वल टू 0 यहाँ पे बता रखी है आपको। एट टाइम टी dependent magnetic field is switched on at time t equal to 0. At t equal to 0, when the magnetic field is switched on, the conducting rod is moved to the left at constant speed. इस तरफ चल रही constant speed 5 centimeter per second से by some external means. The rod moves perpendicular to the rail. Okay. At t equal to 2 seconds, induced EMF has magnitude. ये आपसे पूछा गया है। t equal to 2 पे induced EMF कितना होगा? तो हम जानते हैं induced EMF का जो फॉर्मूला होता है d phi by dt is E induced, और phi is nothing but b into a। अब अगर मैं phi को लिख सकूं टाइम की टर्म में तो मैं डिफरेंशिएट भी कर लूंगा। b तो आपको दे रखा है 2t, कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया को अपने को टाइम की टर्म में लिखना है तो एरिया भी लिख लेते हैं। इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है, ये ऐसा है, दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर्स आई गेस, 40 एंड 20। तो दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर्स, दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स, और इस तरफ चल रहा है 5 से। तो आप अब बता पाएंगे आराम से कि किसी टाइम टी बाद मान लीजिए यहाँ कहीं आ चुका होगा तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी, 5 इंटू टी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी। तो कितना एरिया अब इसके पास रह गया है, ये एरिया इसके पास रह गया है। तो ये एरिया कैन बी रिटन एज 20 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 5t। देखें ऐसे, इतना कवर कर लिया, बचा कितना 40 माइनस 5t। और क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है इसको अपने को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ही हो गया। और यहाँ बी तो आपको सही दे ही रखा होगा आई गेस, बी ठीक है, ठीक है।
और अच्छा ये स्पीड भी जो है ना ये 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड में, इसको भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुको इसको वापस से लिख लेते हैं एक बार। b हो गया आपके पास 2t, ठीक है। एरिया मैं स्पीड को लिखता हूँ 0.05, तो 0.05 इंटू टी इतना कवर किया इसने। ये है 0.40 सेंटीमीटर्स या 0.40 मीटर्स, दिस इज 0.20 मीटर्स। अब लिख लेते हैं अपन सारी चीजें। एरिया यहाँ पे लिखूंगा तो एरिया को लिख सकता हूँ 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 0.40 माइनस 0.05 टी, ये आ जाएगा आपके पास। okay. अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यह आपके पास आ गया 5, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं तो 0.40 इंटू टी, और इधर ये पूरा है